नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ क्राइम टेल्स में एक नई कहानी के साथ। कैसे भारतीय एजेंसियों ने एक गैंगस्टर को मारने के लिए लिया एक डॉन का सहारा। तो सुनिए आज की इस कहानी में एक गैंगस्टर की मुकम्मल मौत। हम जिस समाज में रहते हैं उसका ताना बाना कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि सुख दुख का आपस में मेल है। कभी देखो तो आंसू हंसी खुशी एक दूसरे के साथ है। सच तो ये है, हकीकत वो नहीं जो हमें दिखाई जाती है, बल्कि सच्चाई हमें किसी और ही तरह से रूबरू कराती है। ऐसी ही सच्चाई हमारी इस कहानी में भी है। आइए देखते हैं इस कहानी में कि जब सुरक्षा एजेंसियों ने खुद एक गैंगस्टर को मुकम्मल मौत देने के लिए एक दूसरे गैंगस्टर का सहारा लिया। जब पाकिस्तानी एजेंट को मारने के लिए भारत सरकार ने लिया दो डॉन का सहारा। नेपाल में भारत के सबसे बड़े दुश्मन को केसी मटन का दावत का लालच देकर बबलू श्रीवास्तव के हाथ मोड़ के घात उतरवाया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की उंगलियों पर नाचने वाले मिर्जा दिलशाद बेग भारतीय एजेंसी और भारतीय पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मिर्जा को ठिकाने लगाने के लिए एजेंसी ने उसके सबसे करीबी दोस्त बबलू श्रीवास्तव को हथियार बनाया। मिर्जा दिलशाद बेग का दबदबा नेपाल के उन हिस्सों में था जहां पर भारत राज्य की सीमा लगती है। भारत से भागे अपराधियों को शरण देना, भारत से चुराई हुई कारों को ठिकाने लगाना, पाकिस्तान से भेजे गए एजेंट को ISI के सेफ हाउस में सुरक्षा मुहैया कराना मिर्जा के दो सबसे बड़े काम थे। वो पाकिस्तानी एजेंट का फर्जी पासपोर्ट तैयार कराता और दूसरे देशों से आने वाले हथियारों की सप्लाई भारत में किया करता था। दरअसल भारतीय विरोधी गतिविधियों में लगे लोग मिर्जा का सहारा ही लेते थे भारत से बाहर जाने के लिए। वो पहले भारत से भागकर नेपाल जाते, वहाँ पर उसके आदमी उनका फर्जी पासपोर्ट तैयार करते और नेपाल से उन्हें भगा देते। डी कंपनी के अलावा भारत की आतंकी गतिविधियों में शामिल कई लोगों को मिर्जा दिलशाद बेग ने मदद की थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम अपराधियों को शरण देने का काम ही भी मिर्जा दिलशाद बेग करता था। कुल मिलाकर वो भारतीय एजेंसियों के लिए सिरदर्द बनते जा रहा था और एजेंसियां उसे कैसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। बेग का एक काम और था, वो था चोरी की गाड़ियों को खरीदना। 1990 के दशक में लग्जरी गाड़ियों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता से चुराकर मिर्जा दिलशाद बेग के गैराज पर पहुंचा दी जाती और वे चोरी की गाड़ियों को खुलेआम बेचता। न भारत सरकार न नेपाल की सरकार उसका कुछ बिगाड़ पाती। एक बार तो लखनऊ के एक ADM ने अपनी बेटी की दहेज में लेने के लिए एक कार खरीदी। फिएट कार थी उस ब्रांड का नाम, और 10 दिन बाद वो चोरी हो गई और वो मिली मिर्जा दिलशाद बेग के नेपाल वाले गैराज पर। बहुत ज़्यादा दबाव डालने के बावजूद भी मिर्जा ने 25,000 रुपये लेकर वो कार छोड़ी और एक बार यूपी पुलिस रेड डालने गई तो वहाँ मिर्जा के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। यूपी पुलिस के आदमियों को पकड़ लिया और इतना धोया कि बहुत मारने के बाद ही छोड़ा। यूपी पुलिस के लिए मिर्जा सिरदर्द बनते जा रहा था। यूपी पुलिस जानती थी कि मिर्जा और दिलशाद बेग के बहुत अच्छे संबंध है। पहले तो पुलिस ने खुद ही जेल में बंद मिर्जा को मारने के लिए बबलू श्रीवास्तव से कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद यूपी के एक अफसर को इस काम के बारे में बताया गया। बबलू इस अफसर को जानता था और उससे उसके बहुत अच्छे संबंध थे। इस अफसर ने बबलू से मुलाकात ने बबलू को देश हित का हवाला देकर उसे मना लिया। इस काम के लिए बबलू ने अपने गैंग की सबसे तेज तर्रार महिला अर्चना शर्मा को चुना। बबलू ने अर्चना को नेपाल भेजा और मिर्जा को बताया कि अर्चना पर काफ़ी केस चल रहे हैं और पुलिस उसे परेशान कर रही है, लिहाजा कुछ दिन के लिए नेपाल में उसके रहने का इंतजाम कर दे। 1 जून 1998 के आसपास अर्चना नेपाल पहुंच गई। मिर्जा ने उसे रहने का इंतजाम कर दिया, लेकिन अर्चना ने जगह छोटी होने का बहाना बनाकर वहां रहने से इनकार कर दिया। फिर मिर्जा ने उसके लिए एक फ्लैट में रहने का इंतजाम कर दिया। अर्चना वहां आकर रहने लगी। वहां पर उसने एक
टेलीफोन कनेक्शन ले लिया और पास ही एक एसटीडी बूथ भी था। तब तक बबलू के इशारे पर उसके शूटर भी नेपाल पहुंच चुके थे, जिसमें फरीद तनासा, मंजीत सिंह मंगा, सत्ते और 2-3 लड़के शामिल थे। एजेंसियों ने मिर्जा को ठिकाने लगाने के लिए छोटा राजन से भी हाथ मिलाया था और छोटा राजन के शूटर भी मुंबई से नेपाल पहुंच चुके थे। अर्चना शर्मा वैसे तो उज्जैन की रहने वाली थी, लेकिन छोटी उम्र में ही वो घर छोड़कर मुंबई चली गई और वहाँ पर उसने एक ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लिया। इस समय यह ऑर्केस्ट्रा हिंदुस्तान का सबसे मशहूर ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था, जिसके दुबई में भी काफ़ी शो होते थे। दुबई में अर्चना की पहचान इरफान गोगा से हुई और इरफान गोगा के माध्यम से ही अर्चना की जान पहचान बबलू श्रीवास्तव से हुई और बबलू श्रीवास्तव के कहने पर ही उसने देश भर में बड़ी बड़ी किडनैपिंग को अंजाम दिया। अर्चना बेहद तेज तर्रार थी। बबलू ने उसे कहा था कि वो मिर्जा को अपने चंगुल में फंसा ले और किसी भी तरह से उसे ऐसी जगह पर लाए जहां पर उसका काम तमाम हो सके। अर्चना ने बेग से काफ़ी करीबी बढ़ाने की कोशिश की। कई बार तो उसे अपने घर पर भी बुलाया, लेकिन मिर्जा बहाने बना देता था। अर्चना उसे अपने फ्लैट पर इस वजह से बुलाना चाहती थी कि वहां से उसे ठिकाने लगाना आसान था। अर्चना को नेपाल से आए 25 दिन का वक्त बीत चुका था, लेकिन मिर्जा उसके झांसे में नहीं आ रहा था। यह बात अर्चना ने बबलू को बताई। इसके बाद बबलू ने मिर्जा को फ़ोन लगाकर बोला कि अर्चना बेहद परेशान है और इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की बहुत ज़रूरत है। वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आप उसके पास जा ही नहीं रहे। मिर्जा बबलू को काफ़ी मानता था, लिहाजा उसने बबलू को आश्वासन दिया कि वो अर्चना से मिलने ज़रूर जाएगा। इसके बाद अर्चना ने मिर्जा को फ़ोन कर कहा कि उसने उसके लिए मटन बनाया है और आज उसे खाने पर आना ही होगा। जब मिर्जा के आने की बात तय हो गई तो उसने उसके ताक में बैठे शूटरों को इसकी जानकारी दी। तारीख थी 29 जून 1998। शूटरों को अर्चना ने बताया कि अगर वो घर की बालकनी में आ जाए तो समझ लेना मिर्जा आ चुका है। उस घर से निकलने के 2 रास्ते थे, एक आगे से एक पीछे से। प्लान के मुताबिक जब मिर्जा अर्चना के घर से बाहर जाए उसी वक्त उसे ठिकाने लगाया जाएगा। तय वक्त पर मिर्जा अर्चना के घर पहुंचा। शाम का वक्त था, दोनों मिलकर बातें करने लगे। इसके बाद अर्चना किचन में खाना लेने के बहाने चली गई। किचन का एक दरवाज़ा घर की बालकनी में खुलता था। मिर्जा को न जाने क्यों शक हुआ और जब उसने देखा कि किचन की बजाय बालकनी में चली गई है तो उसको मामला कुछ गड़बड़ लगा। अर्चना उसके लिए खाना लेकर पहुंची, लेकिन वो जल्दी में जाने का कहकर निकल गया। अर्चना ने उससे खाने की जिद की, वो खाना खाकर जाए, लेकिन वो सीढ़ियों से तेज़ी से उतर गया। इस बार तो वो घर से बाहर जाने के लिए निकला तो वो आगे से नहीं पीछे से बाहर गया। मिर्जा के जाते ही अर्चना आगे वाले दरवाजे की ओर भागी, जहाँ पर शूटर मिर्जा का इंतजार कर रहे थे। अर्चना ने उन्हें बताया कि मिर्जा पिछले दरवाजे से निकल गया है और वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। इसके बाद शूटर उस रोड की तरफ भागे जो रास्ता मिर्जा के घर की तरफ जाता था। 2 बाइक पर सवार 4 लोग मिर्जा के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिर्जा घर के दरवाजे पर ही है और अंदर दाखिल होने वाला है। शूटरों की टीम में शामिल मंजीत सिंह मंगे को मिर्जा जानता था, लिहाजा उसने मिर्जा को रोकने के लिए आवाज़ दी और उसकी आवाज़ सुनकर मिर्जा रुक गया। वो मंगे का हालचाल ही पूछ रहा था कि इतनी देर में वहां पर मौजूद शूटर फरीद तनासा ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और 7-8 गोलियां मिर्जा के सीने में उतार दी। इस फायरिंग के दौरान मिर्जा का ड्राइवर मारा गया। मिर्जा को शूटर ठिकाने लगाकर भारत भाग आए, लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी जिसने इस वारदात को अंजाम दिया था, अर्चना शर्मा गायब थी, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि मिर्जा दिलशाद बेग के कत्ल के बाद बबलू श्रीवास्तव ने उसे मौत के घाट उतरा दिया, क्योंकि वो बबलू के काफ़ी राज जानती थी। तो कुछ इस तरह से नेपाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े मददगार बने मिर्जा को दिलशाद बेग को मौत के घाट उतारा गया। इसमें भारत सरकार ने एक नहीं बल्कि 2 गैंगस्टरों को सहारा लिया, जिसमें बबलू श्रीवास्तव और छोटा राजन शामिल थे। बाद में छोटा राजन ने बेग की मौत का क्रेडिट ले लिया।
लेकिन इस पूरी वारदात की इनसाइड स्टोरी ये थी। इस घटनाक्रम से एक सच्चाई ये भी उजागर होती है कि अपराध की पोत की जड़ें बहुत गहरी जा चुकी है और उन्हें समूल रूप से नष्ट करने के लिए इसी अंदाज में काम करने की जरूरत है। कहावत है ना, लोहा ही लोहे को काटता है। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सुनते रहिए मेरे साथ क्राइम टेल्स। जय हिंद, जय भारत।